रिटर्न अंडर जीएसटी एपिसोड 23। इसमें रिटर्न्स के बारे में बताया है। बहुत सारी रिटर्न्स है हमारी, कुछ सेक्शंस बताए हैं। सबसे पहले सेक्शन 37 आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स, सेक्शन 38 इनवर्ड सप्लाई की डिटेल्स, 37 आउटवर्ड सप्लाई डिटेल्स, 38 इनवर्ड सप्लाई डिटेल्स। B2B के केस में सारी इनवाइस वाइज डिटेल अपलोड करनी होती है GSTN पर। GSTN क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क। और GSTIN क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो B2B के केस में तो इनवाइस वाइज डिटेल्स मस्ट बी अपलोडेड। B2C के केस में दो बातें होंगी, इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी या तो इंटर स्टेट होगी। इंट्रा स्टेट है तो कंसोलिडेटेड डिटेल्स कंसोलिडेटेड इनवाइस अपलोड करनी है। इंटर स्टेट सप्लाई के केस में दो बातें होंगी, या तो वैल्यू ग्रेटर देन 2.5 लाख होगी तो लेस देन 2.5 लाख होगी। अगर ग्रेटर देन 2.5 लाख है तब तो भैया इनवाइस वाइज डिटेल्स तुम्हें अपलोड करनी ही पड़ेगी। अगर लेस देन 2.5 लाख है तो कंसोलिडेटेड डिटेल्स तुम अपलोड कर सकते हो। अभी फॉर्म्स पे आ जाते हैं। GSTR रजिस्ट्रेशन 01 REG 01 पर चलते हैं। GSTR रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन है ये हमारी, नॉट एप्लीकेबल फॉर NR है। और हमारे रजिस्ट्रेशन कब करवाना होता है? 10, 20, 40 वाले केस हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज बोथ के लिए। गुड्स एंड सर्विसेज बोथ के केस में 10 लाख की लिमिट जो है वो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। मनी मुझे दे दे, नहीं तो नाग ट्री से काट के, ट्री से उठा के फेंकूंगा। मनी मुझे दे दे, नहीं तो नाग ट्री से उठा के तुम्हें फेंकूंगा। 20 लाख की लिमिट किस किस केस में है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, तेलंगाना, उत्तराखंड और पुडुचेरी। अरुण सिख है इसलिए मेघा तेलंगाना के उत्तर में जाके चेरी लेकर आई, चेरी इन पुडुचेरी। 40 लाख की लिमिट बाकी सभी स्टेट्स में इंक्लूडिंग JNK, HP एंड आसाम। अदर स्टेट्स इंक्लूडिंग JNK, HP, आसाम। तो इसमें सर्विस के केस में तो 20 लाख की लिमिट है। गुड्स जो PT के हैं यानी पान मसाला, टोबैको, आइसक्रीम, उस केस में 20 लाख की है। गुड्स एंड सर्विसेज अगर इकट्ठी दे रहे हैं जैसे कि रेस्टोरेंट तो 20 लाख की लिमिट ही है इसके अंदर। और अदर गुड्स जो भी हैं उसके केस में 40 लाख की लिमिट है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो GSTR 1 पे आती हैं अब। GSTR 1 जो है डिटेल्स ऑफ द आउटवर्ड सप्लाई, यानी जब B को मान लो या A जो हमारा आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है उसका B या तो आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है हमारा, आउटवर्ड बाहर को दे रहा है यानी सेलर है ये। अगर सेलर जो अपनी डिटेल्स अपलोड करनी है उसको 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ करनी है। और GSTR 3B इसका समरी फॉर्म है, समरी ऑफ द आउटवर्ड सप्लाई विद ITC कितना चाहिए उसको, समरी ऑफ द आउटवर्ड सप्लाई विद ITC। ये 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक चलेगा। आउटवर्ड की डिटेल्स 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ है और जो समरी है वो 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ है विद ITC है। GSTR 4 जो कंपोजिशन स्कीम होल्डर्स के लिए जो कि छोटे मोटे डीलर होते हैं 5-6% वाले, इनको ये एनुअल रिटर्न और 30 अप्रैल तक फाइल करनी है। एनुअल रिटर्न है और 30 अप्रैल तक फाइल करनी है। GSTR 4 कंपोजिशन एनुअल है, एनुअल GSTR 4 एनुअल है। 1-3 भी हमने देखा ये मंथली है। 4 जो है कंपोजिशन स्कीम के लिए एनुअल है, 30 अप्रैल है। GSTR 10 पे आती है, ये फाइनल रिटर्न है। ये बंद करना है मैं बिजनेस अपना, हमसे कंप्लाइंस नहीं, और बिजनेस करना बंद नहीं तो GSTR रजिस्ट्रेशन में खत्म करनी है, हम अपने कंप्लाइंस नहीं कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? विदिन 3 मंथ्स। कब से? डेट ऑफ कैंसिलेशन या डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन, विच एवर इज लेटेस्ट। डेट ऑफ कैंसिलेशन या डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन जब भी आया उसके 3 महीने, मतलब डेट ऑफ कैंसिलेशन या डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी बाद में आया है, डेट ऑफ कैंसिलेशन या डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन जो भी बाद में आया है उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपको ये रिटर्न फाइनल करनी है। फुल एंड फाइनल रिटर्न है हमारे GSTR 10 फुल एंड फाइनल रिटर्न। 4 कंपोजिशन स्कीम के होल्डर के लिए एनुअल रिटर्न 30 अप्रैल याद रखना। GSTR रजिस्ट्रेशन हमने देख लिया। GSTR PMT 01 पेमेंट से लग रहा है, पेमेंट लाइबिलिटी है ये, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर, इसको याद रखना। पेमेंट करनी है तो हमारी लाइबिलिटी है, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर है। लाइबिलिटी ऑफ द ITC हमारी कौन सी है? ITC। पेमेंट करनी है हमने गवर्नमेंट को। GSTR PMT 01 लाइबिलिटी ऑफ द ITC है हमारी। ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है उसकी हमारी लाइबिलिटी क्या क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट की हमारी लाइबिलिटी क्या है, ठीक है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट की लाइबिलिटी यानी देखो कैसे लाइबिलिटी एडजस्ट। B को मानो B है, उसने उस सामान इनपुट किया है, उसके लिए उसने टैक्स पे किया है, उसकी अब उसको लाइबिलिटी है, उसने आउटपुट, अभी लाइबिलिटी किसकी है? लाइबिलिटी टुवर्ड्स जो उसने आउटवर्ड सप्लाई किया है उसमें जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है उसमें जो बैलेंस एडजस्ट करना है उसकी लाइबिलिटी है। ये देखो ये लाइबिलिटी यहाँ से हम देख लेते हैं एक बार। ये देखो इनपुट हमने रॉ मटेरियल और कैपिटल गुड्स किया है, इसने B ने इनपुट आया है तो टैक्स कौन सा हो सकता है? CGST SGST जो भी है। और इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है? क्रेडिट करना है बेनिफिट ऑफ द इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स का जो बेनिफिट है, बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स, ये जो टैक्स पे किया है, ये टैक्स पे किया है इसका जो बेनिफिट है उसका बाय एडजस्टिंग विद द आउटपुट टैक्स, ये आउटपुट टैक्स है। तो ये आउटपुट टैक्स से इसको बैलेंस करना है। जैसे कि उन्होंने बताया था कि मान लो 10 रुपये पहले है उसका इनपुट ITC 10 रुपये बनता है, बाद में इसने आगे कुछ प्रॉफिट लगा के बेचा और टैक्स बन गया 12 रुपये। तो ये 12 रुपये गवर्नमेंट को पे करना है, लेकिन बाय एडजस्टिंग विद दिस इनपुट टैक्स क्रेडिट
ये जो 10 रुपये मिलने थे ये 12 रुपये देने हैं, तो 2 रुपये को जो एडजस्टमेंट है वो कैसे करेगा, वो दैट बिकम्स द लायबिलिटी ऑफ द ITC, ठीक है। दैट इज़ नॉट ITC, दैट इज़ द लायबिलिटी ऑफ द ITC। इनपुट टैक्स क्रेडिट की लायबिलिटी है, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर की, मुझे कितना एक्स्ट्रा गवर्नमेंट को पे करना है। आगे जो PMT मतलब इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर हो गया, RFT 01, यानी ये है हमारा क्लेम फॉर द रिफंड। रिफंड का क्लेम कैसे कैसे करते हैं, जीरो रेटेड सप्लाई की किस 3 बातें होंगी। ये तो जीरो रेटेड सप्लाई में अपना टैक्स पे कर दिया तो वो आपको रिफंड मिल जाएगा, एक्सेप्ट एक्सपोर्ट। दूसरा होगा एक्सेस कैश पेड कर दिया इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, जो हमारा ऑनलाइन GST पे रहता है, तो उससे रिफंड करने के लिए है। या तो अनयूटिलाइज्ड ITC पड़ा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, तो उसके रिफंड के लिए है। 3 बातें हैं, ठीक है। या तो जीरो रेटेड सप्लाई में GST के साथ पे किया है और उसकी रिफंड के लिए एक्सेस कैश पड़ा है हमारे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कैश पड़ा नहीं है, पेड कर दिए हैं। अनयूटिलाइज्ड ITC एक्यूमुलेट हो रहा है, उसके रिफंड के लिए। GST और ITC 01 पे आते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट, किस केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको चाहिए, और मतलब चाहिए तो आपको हर केस में एडजस्टमेंट के साथ वो आपका पेमेंट में आ जाएगा लायबिलिटी वाले में। लेकिन ये इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है, इन केस आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो जो स्टॉक आपका पड़ा है वो ऑलरेडी, उसका भी ITC आप क्लेम कर सकते हैं बाय दिस इज डिक्लेरेशन टू क्लेम ITC, दिस इज डिक्लेरेशन फॉर्म फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ द फॉर द क्लेमिंग द ITC ऑफ द स्टॉक, ठीक है, पेंडिंग स्टॉक। तो ये हमारा बात हो गया। अभी हम TDS और TCS देख लेते हैं। TDS TCS के लिए फिर से इसी हम चित्र को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ABCD, ये सेलर है, B बायर है। तो अगर B नोटिफाइड या स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है, यानी B अगर नोटिफाइड या स्पेसिफाइड बायर या रेसिपिएंट है, देन ही नीड टू डिडक्ट द TDS ऑफ GST, ठीक है। TDS किस रेट पर, 2%, 1% CGST, 1% IGST हो गया, तो 2% के हिसाब से TDS डिडक्ट करना है। इन केस जो उसने जो परचेज़ है, प्रोक्योरमेंट है, वो 2.5 लाख से ऊपर का है। अगर परचेज जो है 2.5 लाख से ऊपर का किया है इसने, तो उसको TDS डिडक्ट करना है एट द रेट 2%। एक्चुअली इसको ही TDS पे करना था ना, इसको पूरा का पूरा, और उसके बाद इसको गवर्नमेंट को पे करना था। ये कहता है कि अगर ये स्पेसिफाइड है, कौन से स्पेसिफाइड है, यानी जनरली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, तो उसको वो खुद ही पहले TDS डिडक्ट करके, मैं कहता कि मैं इतना पे करना ही है मुझे, तो मैं खुद ही डिडक्ट करके CBI गवर्नमेंट को जमा कर, CBIC को, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, इसको मैं डायरेक्टली पे कर देता हूँ, ठीक है। और तो बाकी का तुम पे कर देना, ठीक है। तो TDS काट लेगा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 2% के हिसाब से, और ये रिटर्न फाइल करेगा GSTR 7 में, और 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक करेगा, ठीक है। कौन कौन से ऐसे हैं बायर, कौन कौन से B कौन कौन से होने चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होंगी, लोकल अथॉरिटी होगी, PSU होगी, सोसाइटी अंडर सोसाइटी लॉ होगी, या फिर अथॉरिटी बोर्ड जो कि पार्लियामेंट या स्टेट ने बनाया हो, विद ग्रेटर देन इक्वल टू 51% ऑफ द वोटिंग पावर बनाया हो, ठीक है। तो नॉर्मल देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, PSU, ये गवर्नमेंट एजेंसी आ गई, और सोसाइटी अंडर सोसाइटी लॉ बनाई हो, या तो पार्लियामेंट या फिर स्टेट ने बनाई हो, विद ग्रेटर देन 50% वोटिंग पावर, 51% वोटिंग पावर से बनाई हो, ठीक है। अगर पेमेंट ग्रेटर देन 2.5 लाख से ऊपर है तो इन केस में हम TDS डिडक्ट करना है। 3 केसेस में TDS मत काटना भैया। कौन से केस है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कैसे, अगर हमने कुछ गुड्स खरीदे और उसको पेमेंट करनी है, तो PSU से PSU के बीच में हो रही है अगर ट्रांजैक्शन, या फिर इन डिपार्टमेंट्स की आपस में हो रही है, चाहे जितने मर्जी की हो, 2.5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, तो भी वो TDS डिडक्ट नहीं करेंगे। अगर आपस में हो रही है, इनके आपस में हो रही है, PSUs के आपस में हो रही है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से हमने कुछ खरीदा, उसको पेमेंट करनी है, तो ठीक है, ठीक है। उसमें नोटिफाइड स्पेसिफाइड पर्सन। अब TCS का केस देख लो, सेक्शन 52 में है। TCS कौन से सेक्शन में, सेक्शन 52 में है, और ये सेक्शन 51 में है। ये सारे के सारे जो हैं TDS वाले सेक्शन 51 में है, ये कहना भूल गया। सेक्शन 52 में हमारे TCS वाले हैं। इसमें सिर्फ एक ही आदमी है, मतलब एक ही, क्या है ये हमारा, एक ही सप्लायर है, ECO, इलेक्ट्रॉनिक कमर्स ऑपरेटर, जो कि कलेक्ट करेगा TCS एट द रेट 1%, 0.5% CGST प्लस 0.5% SGST के हिसाब से 1% TCS कलेक्ट करेगा। इसमें कुछ भी ऐसा 2.5 लाख ऐसा कुछ भी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। जितना भी करेगा सब का 1% के हिसाब से TCS काट लेगा और जमा कराएगा। फॉर्म GSTR 8 में कराएगा, 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक कराएगा। ध्यान रखो, जो TDS के केस में GSTR 7th और 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ है। 7 था वहाँ पर, 7 GSTR 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। यहाँ पर GSTR 8 है, 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ है। और ये 10 दिन में जो कलेक्ट किया है उसको 10 दिन के अंदर फाइल करना है। यानी 10 दिन में, लास्ट 10 दिन में जो कलेक्ट किया आपने TCS, उसको अगले 10 दिन तक फाइल करना है, ठीक है।